हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाकिरीड। आज की क्लास में प्रावधिक कला कक्षा 12 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस मॉडल प्रश्न पत्र को आपको शुरू से अंत तक देखना है, जिससे किसी भी प्रकार का आपका डाउट न रहे और जितने भी आपके डाउट हैं वो इस प्रश्न पत्र के माध्यम से सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो आपका पेपर है वो 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, जिसमें से 3 घंटे आपको पेपर के लिए तथा 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो कुल मिला के 3 घंटे 15 मिनट आपको पेपर सॉल्व करने के लिए मिलेंगे तथा जो आपका पूर्णांक रहेगा, पूर्णांक आपका 100 नंबर का रहेगा। अर्थात याद रखिएगा, प्रावधिक कला का केवल एक ही पेपर होता है जो कि 100 नंबर का होगा। और आपको ज्ञात ही होगा कि जो इसकी प्रावधिक कला की एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। इसके कुछ विशेष निर्देश हैं जो आपको ज्ञात होना आवश्यक है, जिसमें से पहला पॉइंट है कि अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ एवं उसमें रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से अंकों तथा शब्दों में ऊपरी दाहिनी कोने पर लिखिए तथा कक्ष निरीक्षक से स्पष्ट हस्ताक्षर भी करवाइए। इसमें आपको एक ड्राइंग शीट मिलेगी। कुछ कॉलेज होते हैं जहाँ पे आपको एक कॉपी दी जाएगी प्लस एक ड्राइंग शीट दी जाएगी। यदि आपको केवल ड्राइंग शीट दी जाती है तो उसी में आपको सभी प्रश्न पत्र करने हैं, अर्थात उसी में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी करने हैं और बाकी जो शेष सेक्शन है वो भी आपको करने हैं। और यदि आपको कॉपी वहाँ पे दी जाती है, जैसे हाई स्कूल या इंटर में आपने परीक्षा दी होगी, उसमें जो कॉपी दी जाती थी या उस प्रकार से भी आप कॉपी दी जाती है, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको इस कॉपी में करेंगे। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है, संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है तथा सभी खंड करना अनिवार्य है। कोई भी आपका सेक्शन आपको छोड़ना नहीं है, सभी सेक्शन करना अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, आवश्यकता अनुसार ड्राइंग कागज पर दोनों ओर चित्र बनाइए। जैसे मान लीजिए ये एक कोई ड्राइंग शीट आपको इस प्रकार से मिलेगी। इस ड्राइंग शीट पर यदि इस तरफ ही आपका सारा कार्य हो जा रहा है तो आपको फिर पीछे साइड की आवश्यकता नहीं पड़ती, किंतु यदि आपके पूरे जो चित्र हैं या सारे क्वेश्चन हैं वो आपको आगे की ओर नहीं कंप्लीट हो रहा है तो इसके पीछे भी आप इस कार्य कर सकते हैं। और याद रखिएगा, ये जो ड्राइंग शीट आपको एग्जाम में दी जाएगी, ये ड्राइंग शीट काफ़ी मोटी रहती है, जिसमें यदि कोई भी आप प्रश्न करेंगे तो वो आर पार नहीं जा पाते हैं, या जो भी आप इसमें कलर करेंगे तो ऐसा नहीं है कि इस तरफ से उस तरफ चला जाए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें रहेगा कि रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए और उस पर अपना अनुक्रमांक लिखकर उसे ड्राइंग शीट के साथ संलग्न कर दीजिए। आपको वहाँ पे रफ कार्य करने के लिए एक श्वेत पत्र मिलेगा। जो भी रफ कार्य कीजिएगा, इस जो भी आपको एक कागज मिलेगा उसमें अपना अनुक्रमांक अर्थात रोल नंबर डालकर उसको भी ड्राइंग शीट के साथ आपको बांध देना है तथा जो भी आपको वहाँ पे ड्राइंग शीट मिलेगी उस ड्राइंग शीट पर आपको अंकों तथा शब्दों में दोनों अंकों और शब्दों में दोनों में आपको दाहिनी कोने पर, अर्थात मान लीजिए ये कोई ड्राइंग शीट आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगी, जिसमें से दाहिने कोना जो होगा वो इस तरफ होगा, इसलिए यहाँ पे अंकों और शब्दों में आपको रोल नंबर दोनों यहाँ पे डालने हैं और दोनों पेज में डालने हैं। एक पेज मिलता है तो एक में, ये 2 पेज मिलते हैं तो 2 में। ज़्यादातर आपको एक ही पेज दिया जाएगा जिसमें ये सारा कार्य आपको करना होता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि सुंदर संयोजन, स्वच्छता तथा सुंदर कार्य के लिए विशेष अंक मिलेंगे। आप जो भी चित्र बनाएं या जो भी सेक्शन में आप जो भी कार्य करें वो आपका सुंदर संयोजन, स्वच्छता और सुंदर कार्य यदि आप उसमें करते हैं तो उसके आपको विशेष अंक मिलेंगे, अर्थात अधिक अंक मिलते हैं। मान लीजिए कोई 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसे आप बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से बनाते हैं तो 6 में 6 अंक मिलेंगे। और यदि कोई भी 6 अंक का प्रश्न है उसको आप साफ सुथरा नहीं बनाते हैं तो फिर उसमें 4 या 5 नंबर ही आपको उसमें दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, दी हुई रेखाएं रचनात्मक रेखाएं तथा अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट हों। जब भी कोई आप कार्य करते हैं तो उसमें आपको दी हुई रेखाएं और अभिष्ट रेखाएं तीनों जो हैं स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। यहाँ पे जो दी हुई रेखाएं होती हैं, जैसे कोई यदि आप आयत बनाते हैं तो आयत इस प्रकार से बनाएंगे पहले, तो ये दी हुई रेखाओं में हो गया। रचनात्मक रेखा होता है कि आयत के बाद मान लीजिए इसमें कोई त्रिभुज आपको बनाना है तो यहाँ पे जो डाट डाट करके इस प्रकार से कोई भी आप यहाँ से इस प्रकार से रेखा खींचेंगे तो ये जो डाट डाट करके जो रेखाएं बिल्कुल हल्की खींची जाती हैं, इन्हें हम रचनात्मक रेखाएं कहते हैं। और अभिष्ट रेखा कहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी आयत के क्षेत्रफल के बराबर कोई त्रिभुज बनाना है तो इसमें जब आप कोई त्रिभुज इस प्रकार से बनाएंगे तो ये जो रेखा रहेगी
इस रेखा को आपको इस तरह इस प्रकार से डार्क कर देना है और यही डार्क रेखा जो होगी इसकी अभिष्ट रेखा कहलाती है। तो जो गहरा बिल्कुल जो गहरी रेखा खींची जाती है उसे हम अभिष्ट रेखा कहते हैं और जो हल्की इस प्रकार से रेखा खींची जाएगी उसे दी हुई रेखाएं और जो डाट डाट करके इस प्रकार से रेखाएं खींची जाती हैं उसे हम रचनात्मक रेखा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें रहेगा कि केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मोहर अपनी ड्राइंग सीट पर लगवाएं। आपको एक कार्य करना है कि जो ड्राइंग सीट आपको वहां पे दी जाएगी उसमें केंद्र व्यवस्थापक की हस्ताक्षर युक्त मोहर लगेगी। इसमें घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि ये प्रत्येक छात्र के वहां पे लगाई जाएगी। एक तरफ से ये कार्य होता है, यदि किसी की गलती वह छूट जाती है तो वो आप इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहले इसमें आपको खंड आएगा। खंड आ में आपको यहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। इन्हें हम एमसीक्यू भी बोलते हैं, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसका फुल फॉर्म होता है, या वस्तुनिष्ठ कह सकते हैं या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न भी इसे कह सकते हैं। और याद रखिएगा जो खंड आ है इसमें आपको 10 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर यहाँ पे मिलेगा। शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है तथा इसके निर्देश को भी पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्पों में दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प छांटिए और ड्राइंग शीट पर उसे क्रमवार स्याही से लिखिए। जो भी आपको यदि आपको कोई कॉपी नहीं दी जाती है तो जो भी इस प्रकार से ड्राइंग शीट मिलेगी उसी ड्राइंग शीट में आपको यहाँ पे प्रश्न नंबर डालकर पेन से आपको ये सारे इनके उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है 1 मीटर बराबर 2.5 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा? ऑप्शन ए 1/60, ऑप्शन खा 1/50, ऑप्शन गा 1/40, ऑप्शन गा 1/30। याद रखिएगा 1 मीटर बराबर यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे निरूपक भिन्न पूछ रहा है, तो निरूपक भिन्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। यहाँ पे जो 2.5 सेंटीमीटर दिया है ये 2.5 सेंटीमीटर को सबसे ऊपर रखेंगे। इसके बाद जो 1 मीटर है 1 मीटर को यहाँ पे नीचे रखेंगे। और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे ये मीटर दिया है और यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है, तो सबसे पहले इनकी जो इकाई होती है इन्हें हम बराबर करेंगे। तो ये देखिए दिया है 2.5 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है, तो 1 गुणे इसमें 100 का गुणा करेंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर हट जाएगा। इसके बाद बचेगा 2.5 तथा ये जो 100 है ये 100 इसके नीचे आ जाएगा। इसमें हम दशमलव हटाएंगे, नीचे 1000 हो जाएगा और ये बचेगा 25/1000। अब 25 का भाग जब 1000 में देंगे तो 25 चौको 100 और 0 बचेगा, तो यहाँ पे रख लेंगे। तो इसका जो उत्तर आया इसका आंसर आया 1/40। तो याद रखिएगा यदि इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आता है तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट है या इस प्रकार के निरूपक भिन्न से रिलेटेड आप पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप सर्च कर लीजिए निरूपक भिन्न बाय अनुराग YT, वहाँ पे आपको एक क्लास आ जाएगी, उससे आप देख लीजिए, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है 1/40। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? ऑप्शन का दीर्घच, ऑप्शन का लघुवच, ऑप्शन का नाभि, ऑप्शन का वक्र। यहाँ पे दीर्घवृत्त दिया है तो दीर्घवृत्त आपको ज्ञात ही होगा, दीर्घवृत्त कुछ इस प्रकार से बनता है। इसमें स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? तो याद रखिएगा ये जो रेखा जाती है इसे हम दीर्घच कहते हैं और दीर्घच को जो रेखा समलंबर्धक इस प्रकार से करती है इस रेखा को हम लघुवच कहते हैं। और स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त के किसी भी वक्र पे इस प्रकार से स्पर्श करती है, तो याद रखिएगा जो स्पर्श रेखा है उसके वक्र को स्पर्श करती है। ये इस प्रकार से जा सकती है, यहाँ से ऐसे स्पर्श करते हुए जा सकती है और यहाँ से इस प्रकार से स्पर्श करते हुए जा सकती है। ये जितना भी ये एरिया होता है अर्थात दीर्घवृत्त का ये जो भाग है इसमें कहीं भी स्पर्श करते हुए जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में उसके कहाँ पे स्पर्श करती है? उसके वक्र पे स्पर्श करती है। नेक्स्ट प्रश्न है इसका किसी वर्ग का अनुविच्छेद एवं उच्छेद क्या होगा? ऑप्शन का वर्ग वृत्त, ऑप्शन का वर्ग और आयत, ऑप्शन का वर्ग और वर्ग, ऑप्शन का वर्ग या त्रिभुज। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके देना है कि प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या होगा। जिसका भी आंसर राइट होगा उसको हार्ट के माध्यम से या कमेंट करके बता दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? ऑप्शन का गोलाकार, ऑप्शन का वर्गाकार, ऑप्शन का आयताकार या ऑप्शन का त्रिभुजाकार। किसी घन का फलक किस आकार का होता है? याद रखिएगा घन का जो फलक होता है वो वर्गाकार होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। और जो घनाभ होता है
घनाभ का यदि फलक पूछे तो याद रखिएगा घनाभ का फलक जो होगा वो आयताकार होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निरूपक भिन्न की इकाई होती है। ऑप्शन का सेंटीमीटर, ऑप्शन का मीटर, ऑप्शन का किलोमीटर, ऑप्शन का कोई इकाई नहीं होती है। तो याद रखिएगा जो निरूपक भिन्न होती है, निरूपक भिन्न की कोई भी इकाई नहीं होती। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होते हैं। ऑप्शन का शंकु, ऑप्शन का संपार्श, ऑप्शन का घन, ऑप्शन का सूची स्तंभ। यहाँ पे आयताकार फलक पूछा गया है तो आयताकार फलक संपार्श का होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। ये सभी जितने भी प्रश्न हैं इनको बहुत ही विस्तार रूप से बता दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाके बहुविकल्पी प्रश्नों की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसे आप देख सकते हैं, जिससे किसी भी प्रकार का आपके ये 10 में से 10 क्वेश्चन जो आते हैं वो एक भी आपके गलत नहीं होंगे। और यदि आपसे पूछे कि घन की बात की जाए तो घन के जो फलक होते हैं, घन में वर्गाकार फलक रहेंगे और सूची स्तंभ में त्रिभुजाकार फलक बनते हैं। और शंकु में यदि फलक पूछे तो शंकु का जो ऊपरी सिरा होता है वो त्रिभुजाकार बनता है और निचली सिरा रहेगा वो दीर्घवृत्ताकार बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक घन में कितने फलक होते हैं। ऑप्शन का 4, ऑप्शन का 8, ऑप्शन का 6, ऑप्शन का 5। याद रखिएगा घन में जो फलकों की संख्या होती है, घन में फलक 6 होते हैं। और यदि घन में शीर्ष पूछे तो याद रखिएगा घन में शीर्षों की संख्या 8 होती है। और घन में यदि किनारे या कोने पूछे तो घन में जो कोनों की संख्या होती है वो 12 होती है। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये घन और घनाभ में दोनों में सेम होते हैं। घनाभ में भी 6 फलक होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं और कोने या किनारे 12 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विकर्ण मापनी पर कितने माप दिखाए जा सकते हैं। ऑप्शन का 4, ऑप्शन का 3, ऑप्शन का 6, ऑप्शन का 5। याद रखिएगा जो विकर्ण मापनी होती है, विकर्ण मापनी में हम केवल 3 ही माप दिखा सकते हैं। और विकर्ण मापनी की जगह यदि यहाँ पे आपको साधारण मापनी दिया होता तो याद रखिएगा साधारण मापनी में हम सिर्फ 2 ही प्रकार के मापें दिखा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, म्यूजिक शब्द की रचना करने हेतु कुल खानों का अनुपात क्या होगा। म्यूजिक यहाँ पे शब्द दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको ज्ञात होना चाहिए कि ए से लेकर जेड तक जो अक्षर हैं ये कौन से अक्षर कितने खानों में बनते हैं, तभी आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। यम जो होता है, यम यहाँ पे 5 खाने में बनेगा, यू 4 खाने में, यस 4 खाने में, आई 1 खाने में, सी 4 खाने में। इस प्रकार से इन्हें काउंट करेंगे तो 4, 8, 4, 12, 12, 4, 16, 1, 17, 1, 18, 18 ये हो जाएंगे। और आपको ज्ञात ही होगा प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच में 1 खाने का स्थान छोड़ा जाता है, इसलिए यम और यू के मध्य 1 खाना, यू और यस के मध्य 1 खाना, यू और यस के मध्य 1 खाना, आई और सी के मध्य 1 खाना। इस प्रकार से 4 खाने कुल टोटल ये छोड़े जाएंगे तो 18 + 4 यहाँ पे हो जाएगा 22। 22 खानों में म्यूजिक शब्द बनेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 22/7। यहाँ पे जो 7 दिया हुआ है वो खानों की ऊंचाई है। याद रखिएगा जितने भी ये शब्द बनते हैं इनकी ऊंचाई हमेशा 7 ही खानों की होती है और जो चौड़ाई होती है वो हमेशा बदलती रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है और ये अंतिम प्रश्न है, एक साधारण ईंट का सम्मुख दृश्य क्या होगा। ऑप्शन का समलंब, ऑप्शन का वर्ग, ऑप्शन का आयत, ऑप्शन का समभुज। याद रखिएगा साधारण ईंट की बात की जा रही है। साधारण ईंट जब भी आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, जिसमें से आप देखेंगे इसमें सम्मुख दृश्य अर्थात सामने से देखेंगे तो ये कुछ आयत की तरह दिखेगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा। आपके 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त होते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 10 में से कितने प्रश्न सही हुए या 10 में से 10 सही हुए। खंड आ करने के बाद खंड बा अर्थात सेक्शन बी आएगा। प्रश्न नंबर 2 में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 2 का है 2.8 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में प्रावधिक अथवा टेक्निकल शब्द लिखिए। आपको कोई एक लिखना है। यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से प्रावधिक लिखेंगे, यदि अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल लिखना है। और ऊंचाई का विशेष ध्यान रखें, ऊंचाई यहाँ पे 2.8 सेंटीमीटर दी हुई है। टेक्निकल आप देखेंगे, टेक्निकल जो शब्द है वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, जिसमें टी है, टी यहाँ पे 4 खाने में बनेगा, ई 4 खाने में बनेगा, सी भी 4 खाने में बनेगा, एच 4 खाने में, एन 4 खाने में, आई 1 खाने में बनेगा आपका, सी 4 खाने में, ए 4 खाने में और यल आपका 3.5 खाने में बनता है, किंतु इसे भी 4 खाने में काउंट किया जाता है। 1, 2, 3, 4 ये 4 खाने में बनेगा।
इस प्रकार से टेक्निकल शब्द लिखा जाएगा। याद रखिएगा, खंड बा में प्रश्न नंबर 2 का में एक शब्द इसी प्रकार से अंग्रेजी में आपको पूछा जाएगा। जैसे 2023 की यदि परीक्षा की बात की जाए, 2023 के परीक्षा में डायरेक्टर पूछा गया था। डायरेक्टर को आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। और इसका जो कंप्लीट वीडियो है आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का खा है, 10 मिलीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। आपको याद रखना है कि यहाँ पे 10 मिलीमीटर लिखा होगा या फिर 1 सेंटीमीटर लिखा होगा। दोनों एक ही होते हैं, क्योंकि एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे ऊंचाई 10 मिलीमीटर लिखी हो या 1 सेंटीमीटर लिखी हो, आपको जो ऊंचाई है वो 1 सेंटीमीटर के इस प्रकार से रखनी है। इसमें आपको हिंदी में यदि लिखना चाहते हैं तो हिंदी में आप लिख सकते हैं, उपदेश करने से स्वयं करना भला है। अथवा यदि अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो अंग्रेजी में आप लिखेंगे, एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिसेप्ट। आपको दोनों में से कोई एक ही लिखना है, या तो हिंदी लिख सकते हैं या फिर इंग्लिश का। आपको दोनों इसमें नहीं लिखने होते, सिर्फ आप एक ही लिखेंगे। तथा 2 के खा में ये प्रश्न बहुत ही सरल रहता है। यदि इसे आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ में 2 के खा में यदि आपको ये वाला प्रश्न नहीं करना तो इसमें यहाँ देखेंगे अथवा करके ये प्रश्न दिया रहता है, जो कि विकर्ण मापनी से संबंधित होता है। यदि इसे आपको नहीं करना तो आप फिर ये विकर्ण मापनी का क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन खंड सा। खंड ब के बाद खंड सा आता है, जो कि 16 नंबर का रहेगा, जिसमें से पहला प्रश्न है, किसी वृत्त प के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए। आइए देखते हैं कि वृत्त प के क्षेत्रफल के बराबर एक त्रिभुज की रचना किस प्रकार से करेंगे। ये आप देख सकते हैं, वृत्त प के बराबर यहाँ पे एक त्रिभुज की रचना की गई है, तो इसे कंप्लीट करवा दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, या यहाँ पे यदि आपने पहले वीडियो देखा है तो यहाँ पे भी समझ सकते हैं। सबसे पहले प बिंदु को यहाँ पे केंद्र मानकर एक यहाँ पे वृत्त का इस प्रकार से निर्माण किया गया है। उसके बाद ये एक व्यास खींची गई है जो प बिंदु से होते हुए जाएगी, जिसका नाम का और खा रख दिया गया है। उसके बाद पॉइंट खा से यहाँ पे एक 90 अंश का इस प्रकार से कोण बनाया गया है और इस रेखा को आगे की ओर बढ़ा दिया गया है। प से खा तक जितनी दूरी है इसको प्रकार में लेंगे और इसके तिगुने के बराबर पॉइंट खा से यहाँ पे एक पहला चाप लगाएंगे, इस दूसरा और यहाँ पे तीसरा। इसके बाद पॉइंट प से यहाँ पे एक 30 अंश का यहाँ पे इस प्रकार से कोण बनाएंगे और पॉइंट ख से यहाँ पे एक 90 अंश का कोण बनाएंगे। ये दोनों जहाँ पे रेखा मिल रही हैं वहाँ पे पॉइंट ग डाल देंगे और उसके बाद ये जो पॉइंट ग है इसको यहाँ पे इस प्रकार से पॉइंट 3 से मिला दिया जाता है। पॉइंट 3 से मिलाने के बाद प्रकार में पॉइंट ग से पॉइंट 3 तक की नाप लेंगे। जितनी पॉइंट ग से पॉइंट 3 तक की दूरी होगी, यही दूरी को पॉइंट ख से प्रकार की नोक रखकर इस रेखा पे चाप लगाएंगे, जो कि घा पे मिलेगा। जहाँ पे ये चाप काटेगा उस बिंदु से यहाँ से इस प्रकार से पॉइंट क से मिला देंगे। इस प्रकार से आप देखेंगे पॉइंट घ से पॉइंट क में इस रेखा को मिलाएंगे तो ये हमारी त्रिभुज की एक रेखा मिलेगी। दूसरी रेखा ये हो जाएगी का और खा, और अंतिम रेखा घा और खा हो जाएगी। इस प्रकार से वृत्त प के बराबर हमने यहाँ पे त्रिभुज का, घा और खा का निर्माण कर दिया है। प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है इसी के साथ। इसमें सिर्फ आपको 2 प्रश्न मिलते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आपने कंप्लीट कर दिया। इसमें अथवा करके एक दूसरा प्रश्न दिया रहता है। 2 प्रश्न मिलेंगे जिसमें सिर्फ आपको एक ही करना होगा और एक ही प्रश्न के आपको यहाँ पे 16 नंबर मिलते हैं। तो इस प्रश्न को भी आइए देखते हैं कि ये प्रश्न का चित्र किस प्रकार से बनेगा। ये आप देख सकते हैं जो इसका चित्र है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा और ये 2020 के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसमें एक चतुर्भुज, ये आप देखेंगे चतुर्भुज का, घा और यहाँ से इस प्रकार से ये चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज के बराबर यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण इस प्रकार से किया गया है, जो कि छा, खा और गा है। तो इसे भी आप बना सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाके इसे भी आप देख सकते हैं। खंड सा के बाद आता है खंड दा, जिसमें से खंड दा में आपको एक ही प्रश्न करना होगा और इस प्रश्न के लिए आपको यहाँ पे 16 नंबर मिलेंगे, जिसमें से 2 प्रश्न रहते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाले चतुष्फलक का उच्छेद और अनुच्छेद खींचिए, जबकि आधार की एक भुजा ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 45 अंश का कोण बनाती हो। याद रखिएगा यहाँ पे ये ऊ और सा लिखा होता है, इसका मतलब होता है ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 45 अंश का कोण बनाती हो।
तो इसे देखते हैं ये किस प्रकार से इसका चित्र बनेगा। ये आप देख सकते हैं इसका चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये जो क्वेश्चन है ये 2020 के परीक्षा में पूछा गया है। इसमें चतुष्फलक देखेंगे तो ये कोई चतुष्फलक इस प्रकार से, अर्थात एक आप वर्ग समझ सकते हैं जो इस प्रकार से बना हुआ है। इसी के बराबर यहाँ पे अनुच्छेद और उच्छेद खींचना है। इसका जो एक याद रखिएगा, पहली रेखा इस प्रकार से यहाँ से जाती है, दूसरे इसके इस पॉइंट से आएगी। इसके जितने भी कोने होते हैं इन सभी कोनों से इस प्रकार से रेखा जाती है और अंत में इनको इस प्रकार से मिला दिया जाता है। इसमें इस प्रकार से कार्य करते हैं। खंडता में यदि आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा तो इसमें अथवा करके एक और प्रश्न दिया रहता है जो इस प्रकार से होगा। इसमें भी आपको उच्छेद और अनुच्छेद भी बनाना होता है। इसमें एक समकटभुजाकार सूची स्तंभ की भुजा 3 सेंटीमीटर तथा अक्ष की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर का एक त्रिभुजाकार सतह पर क्षैतिज समतल से 60 अंश का कोण बनाता है तथा ऊर्ध्वाधर समतल के लंबवत है। सूची स्तंभ का उच्छेद तथा अनुच्छेद खींचिए। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा तो फिर आप इसे बना सकते हैं, या ये प्रश्न आ रहा है तो फिर आप इसे ही कर सकते हैं। खंड द के बाद आता है खंड ई। खंड ई आपको 16 अंक का पूछा जाता है, जिसमें से 2 प्रश्न दिए होते हैं। जिसमें से पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से होगा कि 4.5 सेंटीमीटर किनारे के वर्गाकार संपास जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, क्षैतिज समतल पर खड़ा है, संपास का सममित चित्र बनाइए। याद रखिएगा ये जो प्रश्न होता है ये प्रश्न हमेशा बदलता रहता है। इसमें एक ही तरह के प्रश्न नहीं आते। इसमें आपको संपास या सूची स्तंभ बनाना होता है जो कि प्रश्न अलग रहता है। इसी में अथवा करके एक दूसरा प्रश्न दिया रहता है जिसमें से अंग्रेजी के अक्षर यच का सममित चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और अक्षर एच का काट 1 वर्ग सेंटीमीटर है। ये जो दूसरा प्रश्न रहता है जो कि सममित चित्र संबंधी रहता है, इसमें आपको ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर हैं सभी के सममित चित्र सीखना है। इन्हीं में से कोई एक अक्षर यहाँ पे दिया होगा, जैसे इस प्रश्न में एच दिया है। आइए देखते हैं कि एच का सममित चित्र किस प्रकार से बनेगा। ये आप देखेंगे कि खंड ई में आपसे कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेगा जो कि आप देख सकते हैं एच का सममित चित्र किस प्रकार से बनाएंगे। एच का सममित चित्र कुछ आपको इस प्रकार से बनेगा तथा इसमें ये जो ब्रैकेट है अर्थात इसका ये जो भाग है इसको आप यहाँ पे इस प्रकार से छायांकित करेंगे और ये वाला भाग पूरा छायांकित होगा तथा इसमें इसका ये भाग छायांकित करेंगे, ये वाला भाग छायांकित होगा और ये भाग इतना छायांकित रहेगा और नीचे इस वाले भाग को भी छायांकित करेंगे और इस प्रकार से एच का निर्माण करेंगे। यदि आर का सममित चित्र आता है तो आप देखेंगे कि आर का सममित चित्र कुछ इस प्रकार से बनेगा जिसमें छायांकित आप अच्छे से कीजिएगा। जो भी भाग छायांकित हो रहा है उसे आप अच्छे से कीजिएगा और प्रत्येक जो अक्षर है वो बिल्कुल साफ सुथरा बनाइएगा जिसके आपको अधिक अंक मिल सके। याद रखिएगा ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर हैं वो आपको सभी सीखना है और ये सभी कंप्लीट करवा दिए गए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके सेक्शन ई देख सकते हैं, वहाँ पे ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर हैं सभी के सममित चित्र कंप्लीट करवा दिए गए हैं। यदि आप इस प्रश्न को देखना चाहते हैं ये प्रश्न का चित्र किस प्रकार से बनेगा तो इसे भी आप देख लीजिए। ये जो प्रश्न था इसमें आप देख सकते हैं इसका जो चित्र है संपास कुछ इस प्रकार से बनेगा। याद रखिएगा ये जो प्रश्न है ये 2011 और 16 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका जो चित्र रहेगा वो इस प्रकार से बनेगा। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए या इससे सबसे बेहतर है कि आप सममित चित्र ए से लेकर जेड तक के सममित चित्र सीख लीजिए, उन्हीं में से कोई अच्छा रहेगा। यदि आप सममित चित्र सीखते हैं तो आपका जो सेक्शन बी है वो भी कंप्लीट हो जाता है क्योंकि सममित चित्र से रिलेटेड ही सेक्शन बी में प्रश्न पूछा जाता है जो कि लगभग सेम रहते हैं। ई के बाद आता है सेक्शन एफ जिसमें से सिर्फ आपको एक चित्र बनाना होता है और इसमें 3 प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि प्रकट चित्रण, इसमें चित्रण और प्राकृतिक चित्रण से रहेंगे और सिर्फ आपको कोई एक करना होगा और उसके आपको यहाँ पे 30 अंक मिलते हैं। तो पहले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे प्रकट चित्रण दिया हुआ है। प्रकट चित्रण देखेंगे, दिए गए ड्राइंग शीट पर अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधे में से कम एक पुष्प, एक कली और 4-5 पत्तियों की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों का निकास कोण, रंग और रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दें। चित्र को जल रंग अथवा पेस्टल रंग द्वारा पूर्ण कीजिए। चित्र 25 सेंटीमीटर से छोटा न हो। याद रखिएगा यदि आप प्रकट चित्रण करते हैं तो प्रकट चित्रण में आपको यहाँ पे जल रंग अथवा पेस्टल रंग का ही उपयोग कर सकते हैं। जल रंग या पेस्टल रंग के अलावा दूसरा कोई यहाँ पे आप कलर यूज नहीं कर सकते। और याद रखिएगा प्रकट चित्रण का जो भी चित्र बनाएंगे वो 25 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। और जब आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके क्लासरूम में ही
कोई एक फूल यहाँ पे रख दिया जाएगा। ये फूल आपका गुड़हल का हो सकता है, कनेर का, गेंदा का, सूरजमुखी का या फिर गुलाब का। याद रखिएगा जो फूल यहाँ पे रखा जाएगा, जो भी फूल आपके क्लासरूम में रखा जाएगा वो वही रखा जाता है जो कि उस कॉलेज में उपस्थित होता है। तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि कॉलेज में ज़्यादातर कौन से फूल उपस्थित रहते हैं। ज़्यादातर जो फूल रहते हैं वो रहते हैं आपके गुलाब, गुड़हल, कनेर, गेंदा, सूरजमुखी। इन्हीं में से कोई एक यहाँ पे आपको फूल रख दिया जाएगा और वही फूल आपको देख के बनाना है, जिसको आपको जल रंग या पेस्टल रंग के द्वारा कलर करना है और साइज जो है 25 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। तथा इसमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं, जैसे पुष्पों की ताजगी तथा रंग अपने प्राकृतिक रूप में दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पे कुछ पॉइंट याद रखने हैं। पौधों का उचित आकार, रेखांकन एवं प्राकृतिक रूप को आपको विन्यास रखना है। पारदर्शी एवं आकर्षक रंग योजना होना चाहिए तथा प्राकृतिक सौष्ठ एवं निकास कोण होना चाहिए। यदि पहला पॉइंट आपने अच्छे से कर लिए तो यहाँ पे 10 नंबर मिलेंगे, दूसरा पॉइंट अच्छे से कर लिया तो 15 नंबर और तीसरा पॉइंट कर लिया तो 5 नंबर। इस प्रकार से आपको 30 नंबर यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये जो फूल होते हैं ये बहुत ही सरल रहते हैं। ये आपके क्लासरूम में सामने रख दिया जाएगा। गुड़हल, गुलाब, कनेर, गेंदा और सूरजमुखी कोई भी एक फूल हो सकता है। तो इन्हें आप बनाने का अभ्यास कर सकते हैं यदि आप प्रकट चित्रण करना चाहते हैं तो। यदि आप प्रकट चित्रण नहीं करना चाहते तो अथवा करके यहाँ पे लिखा होगा स्मृत चित्रण, जिसे मेमोरी की ड्राइंग कहते हैं। स्मृत चित्रण में आपको याद रखना है कि इसमें छाया, प्रकाश तथा प्रछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से ही बना सकते हैं। पेंसिल या चारकोल के अलावा इसमें आप कलर का यूज नहीं कर सकते। और चित्र की जो माप है वो 20 सेंटीमीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए। 15 से लेकर 20 के आसपास साइज आपका रहना चाहिए। जिसमें आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको स्मृत चित्रण में 5 से 8 प्रश्न दिए होते हैं, जिसमें सिर्फ आपको एक ही बनाना होगा। जैसे पहला है पौधा रोपता हुआ आप लड़का बना सकते हैं, या इसे आपको नहीं बनाना तो आप बिल्ली या हिरन में कोई एक बना सकते हैं। यदि इसे भी आपको नहीं बनाना तब फिर आप कप और प्लेट बना सकते हैं। यदि कप प्लेट भी आपको नहीं बनाना तो फिर आमों को जोड़ा पत्तियों सहित बना सकते हैं, या इसे भी नहीं बनाना तो आप मूली या बैंगन में भी कोई एक बना सकते हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं इनमें सिर्फ आपको एक ही बनाना है। या तो आप मूली बना दीजिए, या आम का जोड़ा बना दीजिए, या कप प्लेट बना दीजिए, या फिर इनमें से कोई भी एक बना सकते हैं। जो प्रकट चित्रण नहीं करना चाहते तो वो स्मृत चित्रण बनाने का अभ्यास करें, या स्मृत चित्रण नहीं करना चाहते तो प्रकट चित्रण बनाने का अभ्यास करें। इसके बाद एक और रहता है प्राकृतिक चित्रण का। प्राकृतिक चित्रण में आपको कोई भी एक प्राकृतिक दृश्य बनाना होता है, जिसके लिए भी आपको 30 नंबर मिलते हैं। प्राकृतिक ये दृश्य होगा जैसे उगते हुए सूरज का चित्र हो गया, या बाजार जाते हुए लोग हो गए। इस प्रकार से आपको दर्शाना होता है। ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे ये प्राकृतिक दृश्य बना हुआ है। इस प्रकार से आपको वहाँ पे प्राकृतिक दृश्य दर्शाना है, और दूसरा कुछ इस प्रकार से प्राकृतिक दृश्य है। तो जिस प्रकार से आपको प्राकृतिक दृश्य उसमें कहेगा वही आपको दर्शाने हैं। प्रकृति चित्रण की बात की जाए तो प्रकृति चित्रण में आपको इस प्रकार से फूल दर्शाने हैं। ये गुड़हल का फूल हो गया, ये कनेर का, और ये सूरजमुखी का। इसी प्रकार से आपको वहाँ पे दर्शाना है। ये आपका प्रकट चित्रण होता है, जिसमें जो आपके क्लासरूम के सामने फूल रखा जाएगा। मान लीजिए गुड़हल का फूल रख दिया गया तो आपको इस प्रकार से गुड़हल का फूल वहाँ पे बनाना है। यदि कनेर का फूल रखा जाता है क्लासरूम में तो कनेर का फूल बनाएंगे, और सूरजमुखी का यदि रखा जाता है तो आप सूरजमुखी का बनाएंगे। कोई एक ही आपको करना है। सेक्शन एफ है, सेक्शन एफ को आप पुनः देख लीजिए। इसमें आपको 3 तरह के प्रश्न मिलते हैं, जिसमें पहला प्रकट चित्रण से मिलता है, और दूसरा स्मृत चित्रण से, और तीसरा आपको प्राकृतिक चित्रण से मिलेगा। प्रकट चित्रण जब यदि आप करना चाहते हैं तो क्लासरूम में ही आपको कोई एक फूल रख दिया जाएगा, वही फूल आपको बनाना है। और प्रकट चित्रण यदि आप करते हैं तो उसमें आप कलर का यूज करेंगे। और यदि आप स्मृत चित्रण करना चाहते हैं तो स्मृत चित्रण में आपको कोई एक बनाना होगा, और ये सिर्फ आप पेंसिल या चारकोल पेंसिल की मदद से ही बना सकते हैं। और यदि आप प्राकृतिक चित्रण करते हैं तो ये भी इसमें भी आपको कलर का यूज कर सकते हैं। बौद्धिक कला का जो पहला मॉडल पेपर है वो यहीं पे समाप्त होता है।
सभी जो पॉइंट हैं वो आपको बता दिए गए हैं कि पेपर आपका बिल्कुल सेम इसी प्रकार से आएगा। सभी पॉइंट आप देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और ये कोई भी सेक्शन आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, मान लीजिए ई सेक्शन आपको नहीं आ रहा, तो इस सेक्शन के लिए आप हमारे चैनल अनुराग वाईटी रीड में जाइए और प्ले लिस्ट जाके करेंगे तो प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। प्ले लिस्ट सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन ई और सेक्शन एफ की बनी हुई है। इन सभी सेक्शन की प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। वहाँ से जो भी आपको देखना है, जो भी क्लासें लेनी है वो आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कमेंट करके कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।